हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल कुमार आज पुनः आपके सबसे पसंदीदा YouTube चैनल अनिल इंग्लिश क्लासेस से मैं अनिल कुमार आप सभी व्यक्तियों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, पिछले क्लास में जहां तक हम लोग पढ़ाई कर लिए थे उनसे आगे की पढ़ाई को हम लोग जारी करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ग्रामर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जो है पढ़ रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों ने देखा था, जो मैं पिछले क्लास में आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को बता दिया था। आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन मुख्य रूप से दो तरह के वाक्य में होता है। यदि हमें हिंदी में रहे तो हम कैसे पहचानेंगे उन्हें, और यदि वाक्य हिंदी में ना रहकर अंग्रेजी में रहे तो हम कैसे पहचानेंगे उसे। यानी दोनों तरह के वाक्य में हम लोग सर्वप्रथम उसको पहचानना सीखे। जब हम लोग पहचानना सीख गए तो अब इससे आगे का काम हम लोग करेंगे। इससे आगे का काम आप देखे होंगे दो तरह का होता है। पहला होता है जो कुछ हिंदी का जो वाक्य होता है उसको हम लोग ट्रांसलेट अंग्रेजी में कैसे करेंगे, या जो कुछ हिंदी का वाक्य जो रहता है उसको कन्वर्ट कैसे अंग्रेजी में करेंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड ये। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण चीज है, जो हमारे 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आता है, जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन जो आता है, जो एक क्वेश्चन के नीचे 4 विकल्प जो दिया रहता है, यानी उस काम में हमें एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म से भरना होता है। यानी कौन सा वर्ब जो है उस फिल इन द ब्लैंक्स को, यानी खाली स्थान को जो है पूर्ण कर देता है, मीनिंगफुल बना देता है, उसको फाइंड आउट करना होता है, उसको निकालना होता है। तो आज पहले हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और फिर इसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपका क्वेश्चन आता है उनके लिए स्पेशल रूल हम पढ़ाएंगे। तो आइए, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्ट्रक्चर बेस्ड। अब यहां से जो पहला स्ट्रक्चर पर काम होगा वह पहला स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी वाक्य यदि सकारात्मक होगा तो उस सकारात्मक वाले हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी अंग्रेजी में कन्वर्ट करने हेतु कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, कौन सा संरचना का प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम आप लोगों को बता चुके थे, जो सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में हम आप लोगों के बताए थे, अबाउट whom और which something is said is known as subject। यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या बताया जाता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एक और हम डिफिनेशन बताए थे, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच लीड्स टू ए वर्ब इन ए सेंटेंस इज नॉन एज सब्जेक्ट। यानी वाक्य का ऐसा भाग
जो वाक्य में एक क्रिया को अंजाम देता है या क्रिया को संपादन करता है, वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। एक और डिफिनेशन हम बताए थे आपको, द डोयर ऑफ एन एक्शन इज नोन एज सब्जेक्ट, यानी किसी भी कार्य को संपादन करने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है, वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। चलिए सब्जेक्ट के बारे में जान गए। अब इसके बाद इसमें जो है ऑक्सिलरी वर्ब आता है। पिछले क्लास में मैं ऑक्सिलरी वर्ब का डिस्कशन किया हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर कौन आता है? वर्ब टू बी। वर्ब टू बी की संख्या 5 है, उनमें से मात्र 3 आते हैं, इज, ऑब्लिक एम, ऑब्लिक आर। या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। इज, एम, आर किसके अनुसार आएगा? ये जो आते हैं हमेशा आते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो हो रहा है, तो उसमें किस बातों को ध्यान देना होता है? तो उसमें 2 बातों को मुख्य रूप से ध्यान देना होता है। जो ये हमारा सब्जेक्ट जो है, पहला कौन पर्सन है, पहली बात का क्या ध्यान देना है? पर्सन, जो ये कौन सा पर्सन है। और दूसरा ध्यान देना होता है जो यह पर्सन किस नंबर में है। जब ये दोनों बातों को हम ध्यान दे देते हैं, तो इसी दोनों बातों पर ही निर्भर करता है इज, एम, आर का आना। यदि इस 2 बातों को हम लोग ध्यान देकर नहीं चलेंगे, तो एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं कर पाएंगे, यानी उपर्युक्त हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सही से नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, आप जानते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या लेता है? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो यह वर्ब लेता है सिंगुलर। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तब ये वर्ब क्या लेता है? प्लूरल, है ना। तो अब कहिएगा, आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, जो इसमें तो 3 ऑक्सिलरी वर्ब है, इज है, एम है, आर है। तो हम इज को सभी व्यक्ति जानते हैं जो ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब होता है। आर के बारे में सभी जानते हैं जो यह प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। लेकिन एक जो है यहाँ पर और भी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका नाम है एम। ये एम जो है सिर्फ और सिर्फ हमेशा आई के साथ आता है, अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनका फिक्स्ड सब्जेक्ट होता है, यानी इसका निश्चित सब्जेक्ट होता है। फिक्स्ड सब्जेक्ट किसका हो गया? एम का। एम का क्या होता है? आई, यानी आई के साथ क्या आएगा? एम। उसके अतिरिक्त जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वह लेगा सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब में यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब इज आ जाएगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वह क्या लेगा? प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इज, एम, आर में से प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? तो आर है, तो आर दे देंगे उनके लिए। रेस्ट क्या बचता है? एम। एम हमेशा एक फिक्स्ड सब्जेक्ट के साथ आता है और वह फिक्स्ड सब्जेक्ट क्या है? आई। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इज, एम, आर के साथ जो है वर्ब का चौथा रूप आता है, यानी चौथा रूप जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। यानी स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4। अब V4 जब हो गया, इसी V4 के बारे में हम पिछले क्लास में भी डिस्कशन किए थे। ये V1 प्लस आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, यानी वर्ब के पहला रूप और उनमें क्या जोड़ा जाता है? आईएनजी। आईएनजी को यहाँ पर क्या बोला जाता है? पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे, इसको सफिक्स बोला जाता है। अब V4 के बाद क्या आएगा? तो V4 के बाद आएगा अदरवाइज। हम आपको बताए थे बहुत सारा किताब
बहुत सारे शिक्षक जो है इसे अदर वर्ड्स ना लिख कर इसके जगह ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उनका भी लिखना बिल्कुल सही है, लेकिन हमने यहाँ पर अदर वर्ड्स इसलिए लिखा जो यहाँ पर सिर्फ सब ऑब्जेक्ट ही नहीं आता, कभी कभी वाक्य में कंप्लीमेंट भी जुड़ा होता है। कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरक। पूरक किसे कहते हैं? तो पूरक के बारे में हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही डिस्कशन किया था। द वर्ड which comes to complete the meaning of a verb in a sentence is known as complement। यानी कंप्लीमेंट एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ब के अर्थ को पूरा पूरा करने के लिए आता है। यानी जो हल्का भी यदि अधूरा सा वर्ब का मीनिंग लगता है तो उसको क्या करता है? पूरी तरह से क्लियर कर देता है, पूरी तरह से फुलफिल कर देता है। उसी को कहा जाता है कंप्लीमेंट। तो ये अदर वर्ड्स जो है, तो जो सभी लिखते हैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं अदर वर्ड्स के जगह, तो उस अदर वर्ड्स के जगह ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, लेकिन इस अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या जुड़ा होता है? कंप्लीमेंट। अदर वर्ड्स के साथ क्या जुड़ा होता है? कंप्लीमेंट। अब ये स्ट्रक्चर पूरा तरह से फुलफिल हो जाता है। यदि आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ यदि कोई अन्य शब्द आ जाता है तब तो वह हमारा स्ट्रक्चर तो नहीं बैठ पाया। अदर वर्ड्स में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? कंप्लीमेंट। जब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों का मेंशन कर देंगे तब हम देंगे फुल स्टॉप। अब ये बात की कोई गारंटी नहीं है जो हर वाक्य में कंप्लीमेंट आएगा ही आएगा। ये कभी आता भी है, कभी नहीं भी आता है। आएगा तब ठीक है, नहीं आएगा फिर भी ठीक है। यदि आएगा तब उसे हम मेंशन करेंगे, यदि नहीं आएगा तब हम इसे मेंशन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अदर वर्ड्स के बाद क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। ये रहा आपका स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि जिस बच्चों को लिखना होता है वह अपने आगे में कॉपी जो खोले रहते हैं बाबू, तुरंत तुरंत हाथ चलाकर इसे नोट भी करते जाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का आगे भी कोई परेशानी नहीं आए। तो हाथ चलाकर लिखिए। अब मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल देने जाऊंगा और एग्जाम्पल देने के बाद मैं कुछ यहाँ पर जिक्र करूंगा बातों का। क्या जिक्र करूंगा बातों का? मैं यहाँ पर जिक्र होगा जो ये बिफोर जो होता है वह सभी आदमी जानते हैं ING लगने के बाद होता है। यानी वर्ब का जो पहला रूप होता है उस पहला रूप में जब हम ING जोड़ते हैं तब वह क्या बनता है? बिफोर बनता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पर ING जोड़ने के पूर्व हमें बहुत सारी बातों का क्या रखना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारा ऐसा वर्ब है जहां ING जोड़ने पर उनके पूर्व में यानी V1 फॉर्म में परिवर्तन आ जाता है। तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल करने के बाद देखेंगे जो वर्ब में ING जोड़ने पर क्या क्या परिवर्तन होता है। यानी ING जोड़कर जो चौथा रूप बनाते हैं तो मुख्य वर्ब जो जाता है उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है आई जुड़ने के बाद। चलिए अब हम अफर्मेटिव का पहला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल इसका पहला देखिएगा। हम लोग बगीचे में घूम रहे हैं। हम लोग बगीचे में घूम रहे हैं। हम लोग बगीचे में घूम रहे हैं। देखिए आप लोगों का कट रहा होगा, थोड़ा सा देखते हैं हम। यदि आ रहा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बगीचे में घूम रहे हैं। इसी को अब हम लोग क्या करेंगे? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे।
कुछ नहीं है, बेहद आसान है, सब कुछ आपके बोर्ड पर दिया हुआ ही है। सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? तो सब्जेक्ट इसमें जो काम कर रहा होगा या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होगा। तो हम लोग बगीचे में घूम रहे हैं, तो कौन घूम रहा है बगीचे में? तो हम लोग, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है? तो हम लोग के बारे में। तो हम लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो हम लोग का अंग्रेजी वी हो गया। तो सबसे पहले वी रखें। अब देखना है जो सब्जेक्ट के बाद हमें रखना है इज या एम या आर, यानी इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर में से एक क्या लेना है? ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब किसके अनुसार? तो ऑक्सिलरी वर्ब आता है सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार। तो यहाँ पर वी कौन पर्सन? तो वी के बारे में आप जानते होंगे, ये फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का ये कौन सा नंबर? तो ये फर्स्ट पर्सन का होता है प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जो दिया है उसमें हमें देखना है जो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब कौन हो जाएगा? आर। तो वी के साथ क्या आ गया? आर। वी आर। अब क्या देना बाबू? V4। V4 जो देना है तो देखना है यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है। तो मुख्य क्रिया है घूमना। इस घूमना की समाप्ति रहे हैं के साथ। तो रहे हैं दर्शा दिया जो हम कंटिन्यूअस एक्शन है, यानी जारी क्रिया है। तो अब घूमना का अंग्रेजी देखना है। तो घूमना का अंग्रेजी क्या होता है? वॉक। वॉक क्या हो गया? वर्ब का पहला रूप। देना क्या है? वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप कैसे बनता है? तो V1 में ING जोड़ते हैं। तो वॉक में क्या जोड़ देंगे? ING। तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। वी आर वॉकिंग। अब देखिए क्या देना है? अब लाना है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में क्या सब है यहाँ पर? बगीचे में। तो में का पहले दीजिए। में के लिए प्रीपोजिशन इन। बगीचा क्या है? एक डिफिनिट प्लेस है, एक सर्टेन प्लेस है जहां हम लोग काम कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। वहां पर एक निश्चित जगह के बारे में बात की जा रही है। और आप जानते हैं जब एक सर्टेन चीज की बातें की जाती है तो उस नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल दो का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या दे दिए? में के लिए आ गया इन, डिफिनिट के लिए आ गया दो, और बगीचे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गार्डन। बगीचे का अंग्रेजी गार्डन। यानी हो गया वी आर वॉकिंग इन द गार्डन। अब और सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। रोहन और सोहन। रोहन और सोहन अपने कमरे में, रोहन और सोहन अपने कमरे में अंग्रेजी पढ़ रहा है। अंग्रेजी पढ़ रहा है। यानी यहाँ पर देखिए दो आदमी का जिक्र किया गया है। कौन कौन आदमी का? रोहन और सोहन का। रोहन और सोहन अपने कमरे में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। एक से अधिक है। पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए बाबू, रहा है रही है से पहचान गई, ये किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब इसको बनाएंगे, यानी अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। अंग्रेजी में जब कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रोहन एंड सोहन। और के लिए आ जाएगा एंड, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? रोहन एंड सोहन। आप जानते हैं ओनली वन नेम comes at the place of subject, then it is third person singular number. But there are two persons, two names, that means it becomes third person plural number. यदि इस स्थान पर दो नाम आ जाता है तो ये बन जाता है प्लूरल। और जब यह प्लूरल बन जाता है तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब क्या आ जाएगा? आर। रोहन एंड सोहन आर पढ़ रहा है। आर
पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड। रीड का चौथा रूप क्या हो जाएगा? रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? अंग्रेजी। रीडिंग इंग्लिश। रोहन एंड सोहन आर रीडिंग इंग्लिश। कहाँ पढ़ रहा है? अपने कमरे में। अपने कमरे में। इन। जब एक लड़का रहता तो अपना के लिए आता हिज। जब एक लड़की रहती तो अपना के लिए आता हर। लेकिन यहाँ पर लड़के की संख्या 2। 2 के लिए प्रोनाउन कौन आता है? दे आता है। तो दे का पॉजेसिव केस क्या हो जाता है? देयर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर अपना के लिए क्या आ जाएगा? देयर। देयर। और कमरा का क्या हो जाएगा? रूम। एक से अधिक कमरा है तो इन देयर रूम्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? रोहन एंड सोहन आर रीडिंग इंग्लिश इन देयर रूम्स। हाथ चलाकर तेजी से लिखिए। उसके बाद अब मैं जिक्र करूंगा जो भी4 कैसे बनाया जाएगा। बहुत ऐसा वर्ब है जिसको आईएनजी लगाने पर परिवर्तन आ जाती है। तो अब बहुत को मन में यह होगा जो आईएनजी लगाने पर आईएनजी के द्वारा ही बनता है तो परिवर्तन क्या होगा। तो कुछ वर्ब मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं और आप उसे आईएनजी लगाकर देखिए क्या इसमें परिवर्तन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो देखेंगे हम लोग बोर्ड पर। ध्यान से देखिएगा। हम पहला नोट लिखने जा रहे हैं। नोट ये पॉइंट देके हम आपको बता रहे हैं बाबू। नोट पॉइंट इसीलिए बता रहे हैं इसको जो आपको इस बात पर क्या जाए? ध्यान जाए। मैनली क्या है? फर्स्ट रूल सुनिएगा। ए मैन वर्ब विच इज एंडिंग विथ ई। विच इज एंडिंग विथ ई। देन वी मैक V4 बाय एडिंग ING। तब हम लोग उसको V4 कैसे बनाते हैं? ING। बट इन दिस सिचुएशन वी रिमूव E बिफोर एडिंग ING। कहने का अर्थ क्या है? सुनिएगा। करा यदि एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया जिसकी समाप्ति ई के साथ होती है और उसे हमें V4 बनाना है तो यहाँ पर V4 कैसे बनेगा? ING जोड़कर। ING जो जोड़ेंगे तो एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा? तो ING जोड़ने से पूर्व हमें मेन वर्ब में आए हुए ई को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। देखिए ये मैन वर्ब है कम, बिल्कुल है मैन वर्ब। मुख्य क्रिया इससे यानी कोई एक मुख्य काम का होने का बोध होता है। कम मतलब क्या होता है? आना। इस मैन वर्ब की समाप्ति देखिए बाबू किसके साथ हो रहा है? ई के साथ। यानी ये एंडिंग हो रहा है ई के साथ। अब ई के साथ हो रहा है और इसको हमें क्या बनाना है? यदि इस V1 को हमें चेंज करना पड़े V4 में, यदि ये वर्ड का प्रयोग आ जाए हमारे एग्जाम्पल में तो हम क्या करेंगे? तो देखिए बाबू जैसे ही ई के साथ समाप्त होगा तब जो हमें इसे V4 बनाना है तो कम में COM रहने देंगे और लास्ट में जो ई आ रहा है इस ई को नहीं लिखेंगे। ये ई हट जाता है। अब हट जाता है और जुट क्या जाएगा? ING। तब ये बन जाएगा कमिंग। COMING। ये कमिंग हो जाएगा सही रूप। बहुत बच्चा क्या करेगा इसको बनाने में? देखिए हम क्यों ये बात का जिक्र किए तो अभी तुरंत आप देख लीजिए बोर्ड पर। हमने कहा है V1 में ING जोड़ेंगे तो बहुत बच्चा क्या करेगा? कम पहले लिख देगा यानी COME लिख दिया और तब जोड़ेगा ING। क्या ये V4 वर्ब है कम का? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
नियम है when a man verb is ending with e then we remove e before adding ing। यानी जब हमें इसे चौथा रूप बनाना होगा, ing जोड़ना होगा, तो ऐसे कंडीशन में ई को हटाना पड़ेगा और तब ing क्या होगा, जुटेगा। अब कम के जगह पर हम एक और एग्जांपल देते हैं, राइट दे दीजिए। राइट, ये सब कॉमन एग्जांपल है बाबू, जो बार बार प्रयोग में आता है, इसलिए हमको जिक्र करना पड़ रहा है। अब राइट है, राइट मतलब क्या होता है, लिखना। लिखना भी क्या है, एक मुख्य काम है ना जी। अब ये मुख्य काम जो है बाबू, तो देखिए इसकी भी समाप्ति किसके साथ हो रहा है, ई के साथ, यानी एंडिंग हो रहा है इसका भी ई के साथ। अब ई के साथ जो इसकी समाप्ति हो रही है बाबू रे, तो अब जो हम इसको V4 बनाएंगे तो हमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी मुख्य वर्ब जो आया है उनमें से ई को रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा, रिमूव कर देना पड़ेगा, तब ing जोड़ेंगे। यानी हो जाएगा WRITING, राइटिंग। यदि ये रूल जो नहीं पढ़ता वो क्या करता, राइट WRITE लिखता, अब तब जोड़ देता ing, तब ये V4 हमारा क्या होता, गलत। ये V4 होता ही नहीं है, गलत V4 फॉर्म हो गया। इसका नियम क्या है, जब कोई भी मुख्य क्रिया की समाप्ति ई के साथ होती है, तब जो हमें इसे V4 में बदलना है, तो उस वक्त ing जोड़ने से पूर्व हमें मेन वर्ब में से लास्ट में आए हुए ई को हटाना पड़ता है, तब जाकर ing जोड़ना पड़ता है। कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है, अब कोई दिक्कत होगा। अब इसी तरह से एक और इसमें नोट पॉइंट है, देखिए और एक जगह बड़ी सावधानी रखना पड़ता है। यहाँ पर भी यदि आप सावधानी नहीं रखते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब है बाबू, हम देखिए नोट पॉइंट सेकंड का डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड में है, यदि किसी वर्ब का यानी मेन वर्ब का समाप्ति किसके साथ हो, आई के साथ हो। अभी इससे पहले वाला में क्या हो रहा था, ई के साथ समाप्ति हो रहा था। अब किसके साथ हो रहा है, आई के साथ हो रहा है। जब आई के साथ होगा तब जो हमको इस मेन वर्ब को चौथा रूप में कन्वर्ट करना है, यानी V4 रूप में लाना है, तो हमको इस आई को जो है रिप्लेस करना पड़ेगा बाबू। रिप्लेस मतलब होता है स्थानांतरित या बदलना। रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, आई को रिप्लेस किससे करना पड़ेगा जी। अब देखिए ये सब बातें का जिक्र हम 11th में कर चुके हैं। ये जो यहाँ से नोट देख रहे हैं आप, ये हम 11th में पढ़ा चुके हैं। जब 11th में पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था और पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट जब हम वर्ब पढ़ा रहे थे तो उस वक्त ये डिस्कशन किए थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 11th में हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं और 12th में आते हैं, उनके लिए ये बातें हमें बताना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो अब देखिए बाबू, ये आई से जो समाप्त होगा मेन वर्ब का, तब रिप्लेस क्या करना पड़ेगा, आई को किसके द्वारा, तो आई को रिप्लेस करना पड़ेगा वाई के द्वारा। किसके द्वारा, वाई। यानी आई के जगह पर हम क्या ले आएंगे, वाई ले आएंगे। यानी 2 लेटर हट के उस जगह पर एक लेटर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अब देखिएगा बहुत बच्चे कहेंगे इसका रूल क्या है, तो इसको इस तरह से समझेंगे। When a man verb is ending with IE, then we replace IE by Y. Sorry, we replace IE by Y before adding ING. Before adding ING. यानी जब किसी मुख्य क्रिया की समाप्ति आई के साथ होगा और उसे कन्वर्ट करना है V4 में, तो इस आई को वाई के द्वारा रिप्लेस करेंगे,
और रिप्लेस करने के उपरांत उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, अब इस पर देखिए कैसा एग्जाम्पल आएगा। तो लाई शब्द का प्रयोग आप लोगों ने सुना है, LI लाई। अब इस लाई का समाप्ति देखिए किसके साथ हो रहा है, IE के साथ हो रहा है। LIE है लाई, इसकी समाप्ति किसके साथ, IE के साथ हो रहा है, IE के साथ हो रहा है। अभी ये V1 है, यदि हमें इसे V4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यदि ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले वाक्य में आ गया तो इसको V4 में कैसे करेंगे। तो अभी क्या बताया बाबू ने, अभी बताया है जिसकी समाप्ति IE के साथ होगा तो इस IE को हटाकर Y रख लेना है और तब जोड़ना है ING। तो लाई में L रहेगा ही, IE के जगह क्या हो जाएगा Y, और उसके बाद क्या जुड़ जाएगा ING। तो इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा LYING लाइंग। अब देखिए यदि इस रूल को आप नहीं जानते तो क्या परेशानी होता है आपको। तो परेशानी ये होता है जो बहुत बच्चे LIE लिखते और तब जोड़ देते ING और तब इसका क्या होगा V4 LIEING। ये कोई वर्ब का रूप ही नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी हर जगह V4 में कन्वर्ट करने हेतु ING लगाने से पूर्व थोड़ा थोड़ा जो बदलाव होता है उस बदलाव को हमें पूरी तरह से ध्यान से देखना है। अब लाई हो गया, एक और एग्जांपल देख लीजिए। इसी पर हम दे देते हैं टाई। टाई मतलब होता है बांधना। तो अब देखिए टाई की समाप्ति IE के साथ। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, V4 में। यह है क्या V1। V4 में जो कन्वर्ट करेंगे बाबू ने, तो अभी क्या बता है, IE को रिप्लेस करेंगे Y के साथ। तो यहाँ T रहेगा हुबहू और T के जगह IE रिप्लेस होके क्या हो जाएगा Y और तब जोड़ेंगे ING। ये हो गया टाइम। अब बहुत बच्चा इसको जो जोड़ना चाहेगा तो वो क्या हो जाएगा TIE और YING। यदि जिसको रूल ये पता नहीं है वो इस तरह से कर देगा। अब जब TIEYING करेगा तो ये कोई वर्ब का रूप ही नहीं है, कोई वर्ब का ये रूप ही नहीं है, तब ये हमारा क्या हो जाएगा गलत। तो इसको क्या करने का है, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब IE के साथ समाप्त होगा तो इस IE को रिप्लेस कर देंगे Y के साथ, यानी बदल देंगे, यानी IE को हटाकर उसके स्थान पर Y रख देंगे, ING जोड़ देंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद। इसको लिखे तेजी से, फिर हम इससे आगे बता रहे हैं, लेकिन हाथ चलाकर इसको उतार लीजिए। जितना तेजी से उतारिएगा फिर हम उतना जल्द इसके आगे का वीडियो इससे आगे की बात को बताएंगे। जल्दी से उतारिए इसको। तो देखिए उतार लिए होंगे आप लोग। अब जब हम लोग नोट 2 देख लिए, यानी 2 इसमें हम लोग अभी कंडीशन को देखे, जो V1 की समाप्ति यदि इनके साथ होगी तो V4 बनाने वो तुम क्या क्या चेंज करेंगे। तीसरा जो इसका है वो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक कहने का अर्थ ये है जो बार बार यहाँ पर गलतियां हो जाता है बच्चे से। क्यों हो जाता है तो सुनिएगा ध्यान से। एक वर्ड होता है सिलेबल। अब ये सिलेबल क्या है पहले इसको समझना है। सिलेबल मतलब होता है शब्द का खंड, टुकड़ा, शब्द का खंड या टुकड़ा। आप अंग्रेजी में देखे होंगे बाबू सिलेबल को, ये हम 11th के पहला टॉपिक जो पढ़ा रहे थे नाउन, उस नाउन का एक टॉपिक था नंबर। उस नंबर में शब्द का बहुत बार जिक्र किए थे, सिलेबल शब्द पर, शब्द खंड पर। तो शब्द क्या होता है, एक सिलेबल का भी होता है, 2 सिलेबल का भी होता है और 2 से अधिक सिलेबल का भी होता है, यानी मोर देन 2 सिलेबल, यानी 2 से अधिक सिलेबल का भी होता है।
अब इसमें क्या ध्यान रखना है इसको समझिए। अब जो वोट कह रहा है मेनली कह रहा है जो वोट होना चाहिए ओनली वन सिलेबल का, यानी सिर्फ एक शब्द खंड इसमें होना चाहिए, ओनली वन सिलेबल। जब एक शब्द खंड होगा तो इसमें ध्यान क्या देना है? तो ध्यान देना है जो उसकी समाप्ति जो होनी चाहिए, यानी उस वर्ड का, वर्ड जो आएगा, शब्द जो आएगा, उस वर्ड का लास्ट लेटर होना चाहिए कॉन्सोनेंट। लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। लास्ट लेटर इसका बाबू होगा कॉन्सोनेंट, इसको हिंदी में कहा जाता है व्यंजन। और इस लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट से पूर्व, कॉन्सोनेंट से पूर्व क्या आना चाहिए? वॉवेल। कॉन्सोनेंट से पूर्व क्या आना चाहिए? वॉवेल। वॉवेल मतलब स्वर। स्वर की संख्या अंग्रेजी में 5। कॉन्सोनेंट 21। और ध्यान से सुनिए, कह रहा है हम रूल पहले बोल रहे हैं, फिर रूल को हिंदी में समझाएंगे, फिर एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। रूल क्या है? इफ ए मैन वर्ब इज ओनली वन सिलेबल and the last letter of that word is consonant and a vowel comes before the consonant, then we make before form, then we make double of last letter, then adding ing। कहने का क्या अर्थ है सुनिए ध्यान से। कह रहा है यदि इस शब्द की समाप्ति किसके साथ? कॉन्सोनेंट के साथ, यानी व्यंजन के साथ। अब व्यंजन से पहले क्या ध्यान देना है? तो वॉवेल को ध्यान देना है। वॉवेल मतलब क्या होता है? स्वर होता है। यदि कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल होगा तब हम क्या करेंगे? तब बिफोर बनाने पर लास्ट लेटर जो है, कॉन्सोनेंट जो है, उसको हम कर देते हैं डबल, यानी उसको डबल कर देते हैं। जो लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर आएगा उसको डबल लिख लेते हैं, यानी 2 बार लिख लेते हैं और तब जोड़ते हैं ing। देखिएगा एक बार बोर्ड पर हम एक एग्जाम्पल लिखे पुट। पुट मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है? रखना। पुट मतलब रखना। अब देखिए पुट की समाप्ति किसके साथ? तो पुट की समाप्ति पहले तो ये देखिए, ये पुट कितने सिलेबल का है? एक ही सिलेबल है, यानी एक ही शब्द खंड है। एक शब्द खंड क्या होता है? जिसके उच्चारण सिर्फ क्या हो जाए? एक ही बार में हो जाए, एक ही सिलेबल का हो जाए। अब इस सिलेबल की समाप्ति किसके साथ हुआ है? टी के साथ हुआ है। टी क्या होता है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, टी क्या है? कॉन्सोनेंट। देखिए अब टी के पहले नजर दीजिए, तो टी के पहले नजर दीजिएगा तो क्या नजर आ रहा है? यू नहीं आ रहा है जी। तो ये यू हमारा क्या हो जाएगा? यू को हम लोग क्या कहते हैं जी? वॉवेल। तो देखिए वर्ड भी एक सिलेबल का है, समाप्ति किसके साथ हो रहा है? कॉन्सोनेंट पे। और कॉन्सोनेंट से पूर्व यानी पहले क्या है? यू। यू क्या है? वॉवेल। ऐसे कंडीशन में जब इस V1 को, यानी ये क्या है? V1 है, इस V1 को किसमें ले जाएंगे? V4 में, यानी वर्ब के चौथा रूप में। तब इसको क्या करेंगे? जो लिखा हुआ है उसको तो रहने ही देंगे, यानी पुट लिखा हुआ है तो पुट को रहने ही दे दिए, और लास्ट जो लेटर है उसको डबल कर देंगे, यानी एक तो है ही, एक और लिख देंगे। लिख दिए, यानी अब क्या हो गया? PU डबल K हो गया। अब प्लस पर क्या कर देंगे? ing। तब ये हमारा बन गया वर्ब का चौथा रूप, यानी PU डबल TING, कुकिंग। बहुत बच्चा इसको क्या करता है? अब तक ये रूल क्यों बताना पड़ा? तो बहुत बच्चा इसमें क्या करता है? PUT है ही, अब प्लस क्या कर देता है? ING, यानी उसके अनुसार क्या हो जाता है? PUTING। बस जैसे ही देखता कोई टीचर इसको क्रॉस कर देता है। इसका नियम है
जब कॉन्सोनेंट के साथ समाप्त हो, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट पर जोर दिया जा रहा हो, स्ट्रेस दिया जा रहा हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर लेते हैं और तब जाकर आईएनजी जोड़ते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए इस पर, यदि एक से क्लियर नहीं हुआ तो एक और देख लीजिए। कट का नाम सुने होंगे। देखिए, मैं वही उदाहरण देता है जो आप लोग बार बार प्रयोग में करते हैं, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। जैसे पुट का प्रयोग बराबर होता है, कोई कपड़ा पहनते हैं पुट या वेयर का प्रयोग करते हैं, कोई भी वस्तु रखते हैं पुट का प्रयोग करते हैं, कोई भी मान जो है रखते हैं कहीं पर तो पुटिंग करते हैं, है ना। तो ये सब बराबर यूज में आता है, इसीलिए हम ये एग्जाम्पल देते हैं। अब काटने का जब चर्चा होता है तो कट का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर भी इसकी सबसे पहले तो ये कट एक ही बार में इसको कर लिए, तो ये वन सिलेबल का वर्ड हो गया। वन सिलेबल यानी केवल एक शब्द का है, शब्द खंड का है। इसकी समाप्ति किसके साथ, तो टी के साथ, यानी इंडिंग हुआ किसके साथ, कॉन्सोनेंट के साथ। इंडिंग इसका हो रहा है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। अब व्यंजन से पहले देखना है क्या है, तो टी से पहले देखिए क्या है, यू है। और यू है तब यू को क्या कहा जाएगा बाबू, वॉवेल। जब इस प्रकार की कंडीशन हो तब इस प्रकार के V1 को V4 में तब्दील करने हेतु, V4 बनाने हेतु हम लोग इस V1 को लिख देते हैं। उसके बाद उसके अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं, तभी हमारा हो जाएगा कटिंग, CUTTING, कटिंग। अब इसी को क्या करता है बहुत बच्चा जिसको भी मालूम नहीं है, तो CUTING यानी हो जाता है इसका CUTING। ये कोई फर्क होगा ही नहीं, गलत माना जाएगा। तो ये था आपका नोट 3। अब हम लोग देखेंगे इसका अगला नोट। अब अगला नोट भी क्या है, इसी से रिलेटेड है बाबू। अगला नोट भी क्या है, इसी से रिलेटेड है। लेकिन अब क्या है, सिलेबल एक ना होकर सिलेबल क्या हो जाए, 2 हो जाए या मोर देन 2 हो जाए। सिलेबल क्या हो जाए, 2 हो जाए या मोर देन 2 हो जाए। काम यही होगा, सेम काम होगा। यदि आईएनजी बनाने से पूर्व जो काम, सॉरी आईएनजी करते, आईएनजी लगाने से पूर्व जो काम यहाँ पर किए वही काम होगा यहाँ पर भी। लेकिन 2 सिलेबल क्या होता है, मोर देन 2 सिलेबल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर, कुछ नहीं है, इसमें भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। 2 सिलेबल हो, 2 शब्द खंड आना चाहिए उसमें, या मोर देन 2 हो या मोर देन 2, मोर देन 2। अब ऐसा कौन सा वर्ड होगा, तो एग्जाम्पल देखिए आप बोर्ड पर, हम लिख रहे हैं एडमिट, ADMIT, एडमिट है। अब देखिए बाबू, एडमिट जो है तो ये 2 सिलेबल का कैसे हुआ, तो जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो आप उच्चारण पर ध्यान दीजिए। एक बार एड पढ़ते होंगे, अब तब एक बार क्या आता है, मीट आता है। एडमिट, एडमिट, एक हो गया एड, एक हो गया मीट, तो 2 शब्द खंड हो गया। और 2 शब्द खंड को मिलाकर क्या किए, एक ही बार में पढ़ दिए, तो ये 2 सिलेबल का हो गया। या इससे अधिक भी यदि रहता, 2 सिलेबल से अधिक भी यदि रहता, तो वही काम होगा जो इसके साथ होगा। तब हम उसको, ये अभी क्या है बाबू, ये अभी है V1, इसको चेंज किसने करना है, V4 में। V4 क्या होता है, चौथा रूप। चौथा रूप में जो करेंगे बाबू रे, तो वही काम करेंगे। ADMIT यानी जो V1 है उसको यू का यू लिख दिए, और लास्ट में जो अक्षर आया उसको क्या कर दिए, डबल कर दिए, अब प्लस ING कर दिए, तब ये हमारा हो जाएगा एडमिटिंग, ADMITTING।
देखिए इसी तरह का काम हुआ है यहाँ पर भी। इसकी भी समाप्ति टी के साथ। टी क्या है? कॉन्सोनेंट। अब टी से पहले नजर दीजिए, तो टी से पहले नजर दे रहे क्या आ रहा है? आई। आई क्या होता है? वोवेल। यहाँ पर जैसे यू वोवेल था, तो यहाँ पर वोवेल क्या हो रहा है? आई। तो ये वोवेल आ गया। कॉन्सोनेंट के साथ समाप्ति, कॉन्सोनेंट से पूर्व क्या है? वोवेल। ऐसे कंडीशन में जब यह 1 सिलेबल का हो या मोर देन 2 सिलेबल का हो या 2 सिलेबल का हो, तब भी इसको हमें यदि V4 में कन्वर्ट करना है तो सर्वप्रथम जो V1 आया है वो लिख देंगे, अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे। T आया है तो T को डबल कर दिए, तब क्या करेंगे? प्लस ING। तब क्या हो गया? एडमिटिंग। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, तब क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, फिर इसके बाद अगले क्लास में हम और भी रूल का जिक्र करेंगे। इसमें नोट 6-7 है, यानी ऐसे ही V4 नहीं बन जाता है। इसीलिए बहुत बच्चे को देखे होंगे इंडिफिनिट बहुत अच्छा से पकड़ में रहता है, कंटिन्यूअस में फंस जाता है। बहुत तो ऐसा भी वर्ब फॉर्म है जिसमें ING लगता ही नहीं है, कभी उसमें लगेगा ही नहीं, तो उसका भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। वो सब बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। बहुत बच्चे वहां पर गलती करता है। जैसे सी है, सी का कभी चौथा रूप बनबे नहीं करेगा। जैसे मैं देख रहा हूं तो INC में होगा ही नहीं, वो हमेशा IC के रूप में आएगा। वो क्या रूल है वो हम अगले क्लास में बताएंगे। बस इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। रेफर, हमने क्या लिखा? रेफर। अब देखिए एक हो गया रे, एक हो गया फर, 2 सिलेबल हो गया। और 2 सिलेबल हो गया तो ध्यान क्या रखना है? लास्ट लेटर। लास्ट लेटर क्या है? आर। आर क्या है? कॉन्सोनेंट, है ना? आर हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट से पूर्व देखिए तो आर के पहले क्या है? ई। ई के बारे में सभी आदमी जानते हैं, जो ई क्या होता है? वोवेल होता है कि कॉन्सोनेंट? तो है वोवेल। अब जो ये V1 फॉर्म है, यदि ये हमें अब V4 के रूप में प्रयोग करना होगा तो क्या करना होगा? तो V1 फॉर्म को हूबहू लिख दीजिए, यानी रेफर को हूबहू लिख दीजिए। लिख दिए। अंतिम अक्षर कौन है? आर। आर को क्या कर दिए? डबल कर दिए। अब प्लस क्या कर देंगे? ING, यानी ये हो गया रेफरिंग। ये बन गया हमारा वर्ब का चौथा रूप। अब कहोगे यहाँ पर बच्चे क्या गलतियां करते हैं सर? तो यहाँ पर गलतियां ये करते हैं बच्चे, क्यों आप ये रूल बताए? तो ये रूल हम इसलिए बताए, जिस बच्चे को ये पता नहीं है बाबू, वो रेफर जो लिखा रहता है उसमें डायरेक्ट ING जोड़ देता है। रूल कह रहा है जो अंतिम अक्षर ऐसे कंडीशन में डबल होना चाहिए, वो डबल ना होकर आर को क्या बने देता है? सिंगल। अब जैसे ही सिंगल जब देख लेंगे कोई एग्जामिनी, तो इसको क्या कर देंगे? क्रॉस। यानी उसे पता ये चल जाएगा कि बच्चे को वर्ब का नॉलेज है ही नहीं, वर्ब फॉर्म का नॉलेज है ही नहीं। यानी सारा चीज आपका सही रहेगा, सारा स्ट्रक्चर पर बैठा रहेगा, लेकिन वर्ब फॉर्म सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है। इसके कारण से पूरा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा और पूरा वाक्य को गलत कर दिया जाएगा। 1 नंबर का है, पूरा का पूरा नंबर काट लिया जाएगा। तो इसलिए हम इस नोट पर ज्यादा जोर देते हैं। और नोट जब हम बताने लगते हैं तो बड़े ध्यान से देखिए, और इसको तब तक ध्यान से देखिए जब तक आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से ये एडजस्ट नहीं हो जाता। यानी जैसे देखिए हम जैसे बताना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से जब जब ये वर्ब फॉर्म आए, आपको बिना कॉपी खोले, बिना किसी का मदद लिए आपको ये सारी बातें क्या आ जाए? दिमाग में आ जाए। तो ये हुआ समझना। ये आप कब कर सकते हैं? ये तब संभव है जब आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कहां से करेंगे? तो सभी के पास बाबू ट्रांसलेशन की किताब होती है, या नहीं तो हम 11th में आपको रेफर किए थे एक किताब, KP ठाकुर, ऑक्सफोर्ड भी घर में होगा, या दुनिया का कोई भी राइटर का ट्रांसलेशन होगा, कोई भी राइटर आप ले सकते हैं।
और उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चैप्टर निकालिए, उसमें जो हिंदी का वाक्य दिया हुआ है उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। उसमें देखिएगा ये सब वर्ड बराबर आएगा। बनाते बनाते इस वर्ड आपके दिमाग में क्या होगा, रिविजन होता जाएगा और एक तरह से ये क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब कहिएगा ये याद कैसे रहेगा। तो बाबू एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं, जीता जागता उदाहरण देना चाहते हैं। कभी भी आपको पूछा गया हो जो आपका नाम क्या है, तो आपने कभी कहा है जो मैं अपना नाम भूल गया हूं सर, थोड़ा सा याद करके बताओगे? ऐसा क्यों होता है जो आप अपना नाम कभी नहीं भूलते हैं, या आप अपने पिता का नाम कभी नहीं भूलते हैं? ऐसा क्यों होता है? आप पढ़ाई क्यों भूल जाते हैं? दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में बस एक ही बात का अंतर है, जहां कहीं भी आप जाते हैं तो आपको आपके नाम के द्वारा दूसरा लोग पुकारता है, या आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको पूछता है आपका नाम क्या है। कहने का अर्थ ये हुआ जो आपका नाम बार बार क्या होता है, जिक्र होते रहता है। आपका माइंड क्या है, बार बार इसको सुनता रहता है, इसलिए इस चीज को फॉरगेट नहीं कर पाता है। अब पढ़ाई क्या होता है, जब आप टीचर के द्वारा पढ़े उसके बाद एक बार आप रिवीजन करते हैं, बाकायदा इसको छोड़ देते हैं, ये आपके दिमाग से क्या होता है, निकल जाता है। यदि इसे भी बार बार देखा जाए तो नाम के भांति ये भी क्या रह जाएगा, आपको सदा याद रह जाएगा। तो आशा करते हैं आप, हम छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होते हैं। छोटी